कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सीएम योगी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम योगी इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। इस बार बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है, इसीलिए बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है। यूपी की राजनीति पूरी तरह से जातीय समीकरणों में बटी हुई है। योगी सरकार में कई मंत्रियों को बीजेपी लोकसभा का टिकट दे सकती है, वहीं कई को संगठन में लाया जा सकता है। कुछ नए लोगों को जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए विस्तार में जगह देने पर भी चर्चा हो सकती है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। ये दो ऐसे नाम हैं जिनको लेकर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि ये दो नाम तो मंत्रिमंडल में शामिल हो ही सकते हैं, और ऐसे बयान लगातार ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, क्या होगा, क्यों आ रहे हैं, क्या चर्चा संभव है? देखिए, वैसे तो रूटीन में भी मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली योगी जी को आना ही रहता है, और उस वजह से भी आ रहे हैं वो। लेकिन बार बार ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं, और अब तो कई बार मजाक भी चलता है वहाँ लखनऊ में कि कितनी बार ये तारीख बढ़ती रहेगी, क्योंकि राजभर जी से अब रहा नहीं जा रहा है। और यहाँ थोड़ा सा जिसको हम कहें कि संकट की स्थिति हो गई। अगर दारा सिंह चौहान चुनाव जीत गए होते तब तो कोई मुश्किल नहीं थी, दो के दोनों की दावेदारी बनती। अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बहुत साफ कहा जा रहा है कि भाई जो व्यक्ति अपना चुनाव नहीं जीत पाया है उसको मंत्रिमंडल में शामिल करना, वो भी अपनी एक विधान परिषद की सीट देकर। और देखिए, जिस सीट से दिनेश शर्मा आए हैं राज्यसभा में, वो सीट अभी तक भरी नहीं गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या हम अपनी एक विधान परिषद की सीट देकर किसी को ले आए और उससे क्या लाभ हो रहा है। यहां केंद्रीय नेतृत्व, चूंकि केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर ही दारा सिंह चौहान ने फोटो डाली थी, अमित शाह से मिलकर गए थे, ओम प्रकाश राजभर उन्हीं के जरिए आए थे। ओम प्रकाश राजभर अब ये भी दावा करते हैं, बीच में वो योगी जी से मिले, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन ये माना जाता है कि कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ अभी मंत्रिमंडल विस्तार के पक्ष में नहीं है। पिछले 6-8 महीनों से लगातार ये स्थिति बन रही है। अब क्या वो मान जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से जब हम बात करते हैं तो ये राजभर चौहान मत पूर्वी उत्तर प्रदेश, विशेष करके मोदी जी की संसदीय सीट से योगी जी की संसदीय सीट तक, ये बड़ा सवाल है। उसको भारतीय जनता पार्टी को साधना है, तो इनको शामिल कर लेना एक बेहतर विकल्प होगा। कितनी जल्दी मान जाएंगे ये थोड़ा मुश्किल है। दिवाली इतनी अच्छी नहीं होती दिख रही मुझे। आपको क्या लग रहा है राहुल जी, किसकी चलेगी यहाँ? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चलेगी, वो दिल्ली की सुनेंगे या अपनी सुनेंगे इस मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, कभी भी अगर पार्टी ने किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री चुना है और वो ये मानती है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो उनकी बातों को इग्नोर करके अपनी बातें चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। और वैसे भी बीजेपी में जो है एक मंत्रणा का सिलसिला रहा है हमेशा, और ये माना जाता है कि वो मंत्रणा के बाद ही चीज़ें करती है। दूसरा, मेरे को ये भी नहीं लगता है, हम बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट भी कई बार करते हैं कि वो आ रहे हैं तो मंत्रिमंडल विस्तार के लिए ही चर्चा होगी या मंत्रिमंडल में चेंज के लिए ही चर्चा होगी। ये भी हो सकता है कि जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर कोई चर्चा हो रही हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है कि वो सही से जाए, वहाँ पे क्या क्या जो है तैयारियां करनी। तो बहुत कुछ जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर कई सारी चर्चाएं हो सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव भी एक्टिव हैं। अखिलेश यादव पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं और ओबीसी वोट बैंक को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या समीर जी, इस पर भी चर्चा हो सकती है? क्योंकि ओबीसी पर सबसे ज्यादा नजर बीजेपी की भी है और अब विपक्ष भी इस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बना के चुनौती पेश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, मुझे लग रहा है यूपी की 80 सीटों को देखते हुए योगी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अमित शाह से अगर मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से संगठन और सरकार की ही चर्चा होगी अमित शाह जी के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि राजभर और दारा सिंह दोनों बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं मंत्री बनने के लिए और लगातार प्रेशर बना रहे होंगे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को फिलहाल मंत्रिमंडल से दूर रखना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ भी ये चाहते होंगे। और ये दोनों ऐसे नेता है कि जिनको बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बार बार पार्टी में आते हैं, बार बार चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नेता नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक टिकेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि इन्हें मंत्री बनाएंगे, कोई पद देंगे तो ये 2024 तक हमारे साथ रुकेंगे, और उनके जो जाति के वोट है वो हमें कुछ मिल सकते हैं। अगर हम इन्हें कुछ नहीं देंगे तो ये तय है कि वापस समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे या कोई अन्य दल के हम रास्ता देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इन दो नेताओं का ही फैसला नहीं होगा। मुझे लग रहा है कई मंत्रिमंडल में विभाग भी बदले जा सकते हैं। कुछ नए मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों से बना सकती है 2024 चुनाव को देखते हुए।
दारा सिंह चौहान की चर्चा हर्षवर्धन जी बार बार हो रही है। जब वो अपना चुनाव हार गए, घोसी में बड़े अंतर से वो चुनाव हारे हैं, अपनी सीट को बचा नहीं पाए, वो इतनी बड़ी मजबूरी क्यों है कि हारने के बाद भी उनकी चर्चा तो हो रही है? वो दिल्ली भी जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, फोटो भी साझा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से भी लगातार संपर्क में हैं। देखिए, दारा सिंह चौहान इतने बड़े और प्रभावी नेता कभी नहीं रहे। वो खुद सीट बदल बदल कर जीतते रहे और बहुजन समाज पार्टी से उनकी राजनीति शुरू हुई। बसपा ने उनको राज्यसभा में भेजा, फिर समाजवादी पार्टी में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें अपने पिछड़े मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, उसके बावजूद वो छोड़कर चले गए। तो विश्वसनीयता के मामले में शून्य है। अपनी सीट सुधाकर सिंह से नहीं जीत पाए। सुधाकर सिंह राजपूत हैं, राजपूतों का उस सीट पर मतलब बमुश्किल 5-7 हजार मत होगा, फिर भी वो जीत गए। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दारा सिंह चौहान का वो प्रभाव नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे राजभर कहें या चौहान कहें, उनके नेता बड़े बड़े हैं। फागू चौहान है, हरनारायण राजभर हैं, अनिल राजभर हैं। लेकिन यह सच है कि अगर हम राजनीतिक तौर पर मतों को देखें तो राजभर मतों को तो ओम प्रकाश राजभर साधते हैं। चौहान मत क्या दारा सिंह चौहान के आने से आते हैं, यह भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। लेकिन जब आप पूछती हैं कि क्या बनाना चाहिए, तो अगर अमित शाह से उनकी यही बात हुई थी कि भाई हम पार्टी छोड़कर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी, वो तो विधायक थे ना, जीते हुए विधायक थे, तो वो अपनी सीट छोड़कर आए, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई होगी कि हम आपको इससे कुछ बड़ा देंगे। तो विधायक से बड़ा तो मंत्री ही होता है। और अगर अपनी विधानसभा वो नहीं जीत पाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव है कि वो विधान परिषद में उनको नामित करें और मंत्री बनाए। लेकिन ये भाजपा के नेताओं को अंदर खाने बहुत नाराज करेगा। 2024 के पहले ये भी बहुत अच्छा नहीं होगा। ये जो दबाव है राहुल जी, आज की सिचुएशन में क्या ये दबाव भारतीय जनता पार्टी में बनाने पर कामयाब हो पाएंगे दारा सिंह चौहान? क्या वो वाकई में इतनी बड़ी मजबूरी है? छोटे छोटे चेहरों के दम पर बीजेपी एक समीकरण बनाती है, खासकर पूर्वांचल में जातियों को सेट करती है और चुनाव जीतती है। क्या दारा सिंह चौहान एक ऐसे एलिमेंट है कि उनका होना बहुत जरूरी है और उनका प्रेशर भी चल जाएगा? देखिए, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ, ये ऐसा सेटअप नहीं है बीजेपी का जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर चलता है। ये पहले भी आप अगर एग्जांपल देखें तो अगर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने, जो कि एक जाति से संबंध रखता है, एक पर्टिकुलर समुदाय से संबंध रखता है, उसने अगर कोशिश भी की हो कि वो जो है इस तरह से बीजेपी को दबाव में ले आए, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के दबाव में बीजेपी इस स्थिति में आती है आजकल। तो ऐसे में ये ज़रूर है कि समीकरण बिठाने के लिए, क्योंकि दोनों ही बातें जिन लोगों की हो रही हैं वो दोनों ही एक कुछ समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी ज़रूरत जो है ज़रूर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को होगी। तो ये ज़रूर है कि उनको कंसिडर ज़रूर किया जा रहा है और कंसिडर किया जाना भी चाहिए। लेकिन कोई दबाव में बीजेपी ऐसा फैसला करेगी, मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, देखिए ऐसी ही खबर आज उत्तर प्रदेश से एक और निकलकर सामने आई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, अपने संगठन को लेकर चर्चा करेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। एक चर्चा यूपी को लेकर हो रही है, रामपुर को लेकर हो रही है। चूंकि आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई सरकारी जमीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वापस ले ली है। 2012 में आजम खान की यूनिवर्सिटी को यह जमीन अखिलेश यादव की सरकार ने दी थी। करीब 42,000 स्क्वायर फीट सरकारी जमीन सिर्फ 100 रुपए सालाना किराए पर आजम खान की यूनिवर्सिटी को 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी। उस वक्त आजम खान भी सरकार में पावरफुल मिनिस्टर थे, नंबर 2 की भूमिका में आते थे। पता ये चला है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी को जो जमीन दी गई थी उस पर पहले से सरकारी स्कूल रहा था। इसी जमीन पर शिक्षा विभाग का दफ्तर था, लेकिन आजम खान ने पहले जमीन पर कब्जा करके समाजवादी पार्टी का दफ्तर खोला। इसके बाद ये जमीन यूनिवर्सिटी के नाम पर सरकार से लीज पर ले ली गई। आज इसी जमीन को वापस लेने का फैसला योगी सरकार ने किया है और ये जो जमीन है वापस अब सरकार के पास आने जा रही है। सरकार अगर इसी परंपरा पर चलेगी तो ये आने वाले समय के लिए उदाहरण बनेगा। ये जो ट्रस्ट हैं या जो संस्थाएं कभी कभी दी जाती हैं लोगों को अच्छे कामों के लिए, समाज के बेहतरीन कामों के लिए, स्कूल, मेडिकल या अन्य चीज़ों के लिए, अगर ये सरकार इस तरह ज़मीन वापस लेगी तो आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो भी ज़मीनें लोगों की वापस लेंगी। और अगर मोहम्मद आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम हैं। उनके मुस्लिम होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के नेता होने की वजह से वो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर बहस नहीं हो, किसी और विषय पर बात ना हो,
इसलिए जानबूझ करके इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी इस बात का विरोध करती है और जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, स्कूल कॉलेज के लिए नई व्यवस्था ला करके अगर फ्री भी जमीन देनी पड़ेगी तो दी जाएगी। तो अखिलेश यादव आजम खान को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। जो मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश की हर्षवर्धन जी, कोई चमत्कार कर पाएगा? ये जो तुष्टीकरण की बात प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, वो अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। वो आजम खान जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी अखिलेश यादव की, तब तो नजर नहीं आए। अब जमीन वापस लेने पर जरूर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि आखिरी कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का मत सबसे पहले अगर कोई दिखता है, जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वो समाजवादी पार्टी का सिंबल होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत कुछ वो हासिल करने जा रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू है कि क्या बार बार वो ये जब कहेंगे कि देखिए मुसलमान होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार टारगेट कर रही है, योगी जी इसलिए आजम खान साहब को परेशान कर रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो क्या उसका दूसरा वाला पहलू काम करेगा क्या, जो वो बार बार कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके वो कोशिश कर रहे हैं? अब इसमें अगर कोई किसी तरह की गड़बड़ है, जमीन लेने में कोई गड़बड़ है, उस जमीन पर पहले से सरकारी विद्यालय और शिक्षा विभाग का कोई कार्यालय चल रहा था, तो वो जमीन दे ही कैसे दी गई? क्या उस वक्त नियमों को, कानूनों पर ताक पर रख दिया गया? और यही बड़ा सवाल होता है कि कोई सरकार जब चल रही है तो क्या वो सारे नियम कानून किसी एक व्यक्ति के लिए पूरी तरह से बदल देती है? यहां जाकर लोगों को लगता है कि न्याय होना चाहिए। अब जनता इसको न्याय के तौर पर देखेगी तो अखिलेश यादव का ये जो बयान है ये उल्टा काम करेगा। अब अखिलेश यादव की बात अगर उनको समझ में आए कि नहीं नहीं सचमुच आजम खान साहब को परेशान किया जा रहा है, तब तो कुछ लाभ होगा। लेकिन अगर मुस्लिम वाली बात करेंगे तो वो पहले से हासिल कर रहे हैं, उसमें बड़ा नया क्या वो जोड़ लेंगे अपने वोट बैंक में। और आजम खान के परिवार को लेकर, आजम खान के समर्थकों को लेकर समीर जी बीच में तल्खियों की खबर भी सामने आई थी। मंच पर ऐसा कई बार हुआ था कि अखिलेश यादव से नाराजगी तक जताई गई थी कि जब आजम खान को सबसे ज्यादा जरूरत थी तब अखिलेश यादव खड़े नहीं हुए। ऐसे में उनका ये बयान क्या कोई कमाल दिखा पाएगा, खासकर रामपुर में जो जमीन अब खो चुकी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, आजम खान के साथ तो अखिलेश भी खड़े नहीं रहे और जब जरूरत थी मुलायम सिंह यादव भी नहीं खड़े रहे। वो पार्टी छोड़ के चले गए थे, उन्होंने अमर सिंह का साथ दिया था जब अमर सिंह का और आजम खान का झगड़ा समाजवादी पार्टी के अंदर हुआ था। मुझे लग रहा है कि जमीन को लेकर आप अखिलेश यादव के बाद ध्यान रखना चाहिए कि जब जमीन आजम खान ने मांगी थी तो वहाँ के डीएम ने विरोध दर्ज किया था और राज्य सरकार को लिखा था कि यह संभव नहीं है कानून में देने के लिए, गलत निर्णय होगा। उस डीएम का तबादला किया गया, दूसरे डीएम को लाया गया और उसके बाद यह जमीन आजम खान के यूनिवर्सिटी को दी गई है। तो मुझे लगा कि सरकारी जमीन पर इस तरह से कब्जा करने का, अपने ट्रस्ट के नाम से करने का आजम खान ने जो काम किया था, योगी सरकार ने उसे दुरुस्त किया और जमीन वापस दी है। और ये सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, प्रदेश में किसी भी तरीके से अगर सरकारी जमीन का गलत इस्तेमाल किया हुआ, गलत तरीके से हथियाई गई होगी, तो यह योगी सरकार है जो लगातार 2017 के बाद से इस तरह के तत्वों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और सरकारी जमीन लोगों से कब्जा छुड़वा रही है। सिर्फ मुसलमान नहीं है, कई हिंदू लोगों से छुड़ा गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनकी जमीन राज्य सरकार ने वापस लिए। तो मुझे लग रहा है इसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। यह गैर कानूनी काम था, जो गैर कानूनी काम करेगा योगी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। और जहां तक नहीं मुसलमानों की वोट की बात, तो वो तो मुसलमान अखिलेश के साथ है, उसको बहुत ज्यादा अखिलेश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आजम खान का जब भी मसला आता है राहुल जी, एक यही सेंटिमेंट छेड़ने की कोशिश की जाती है कि वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, वो मुस्लिम हैं, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्या यही एक फैक्टर है कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन उनसे वापस ली गई या जितने भी मुकदमे उन पर दर्ज हुए वो जेल में हैं, फैसले लगातार कोर्ट की तरफ से आते रहते हैं? देखिए, इसको एक संदर्भ में देखने की जरूरत है कि जमीन जो है उसकी कंडीशंस क्या थी देने की। उसमें कंडीशंस थी कि इतने समय में आपको ये चीज़ें करनी है, आपको यूनिवर्सिटी बनानी है। तो क्या वो पूरी हुई? अगर वो पूरी नहीं हुई तो ज़मीन लेना क्या गलत था? किस तरह से ज़मीन दी गई, कितने पैसे में? बहुत ही कम, 100 रुपये या ऐसा कुछ है कि जिसको लेकर साल भर का उसका जो है देना होता है, जो ज़मीन जिस तरह से दी गई है। तो क्या वो सही था? तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। और इस वक्त आज़म खान की जो स्थिति है, वो जिस तरह के उन पे आरोप लग रहे हैं और जिस तरह से वो जेल में हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की तरफ से ठीक है कि राजनीति इस पे की जा रही है, लेकिन मुझे लगता है सरकार को इसी तरह से चलना चाहिए। अगर कोई गलत काम किसी सरकार ने किया है पिछली सरकार में, तो उसको दुरुस्त करना सही बात है कि उसको दुरुस्त किया जाए। और अगर किसी को फेवर किया गया है, किसी को चीज़ें गलत तरीके से दी गई हैं, तो बिल्कुल आदित्यनाथ जो योगी सरकार है वो बिल्कुल ठीक कर रही है कि उसको दुरुस्त कर रही है।
तो देखिए, आजम खान को लेकर बेशक अखिलेश यादव कहते रहे, लेकिन फिलहाल आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी की जो जमीन है वो वापस देनी होगी, और इसके अलावा उनका जो खुद का राजनीतिक करियर है वो रामपुर में किस तरीके से खत्म हो रहा है वो भी चुनावी नतीजे बताते हैं।